नमामो वयं मातृभूः पुण्यभूस्त्वं। नमामो वयं मातृभूः पुण्यभूस्त्वं। त्वया वर्धिताः संस्कृताः स्वत्सुताः। त्वया वर्धिताः संस्कृताः स्वत्सुताः। अये वत्सले मङ्गले हिन्दुभूमे। आती हूँ सबर कर। ये सब तेरी नहीं है। कमल सुनती हो? अक्का, अरे यहाँ मत आना, सायंकालिक पूजा की तैयारी करना, सबको बुलाना। अब तू खा ले। कमल बेटी शुरुआत करो। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दिव्या दिव्या दीपस्कार कानी कुंडल मोतीहार दिव्यास पाहून नमस्कार। देखिए देखिए, अक्का दिन भर लड़कों के साथ खेलती रहती है। तो क्या हुआ, ये कोई पराये लड़के थोड़े ही है, अपने ही तो बेटे हैं, उसके भाई है। फिर भी ये ठीक नहीं है। तो बांधो उसे रस्सी से, जैसे श्री कृष्ण की माता उन्हें बांध दिया करती थी। वैसे तुम्हारा नाम भी तो यशोदा ही है ना। परंतु वो श्री कृष्ण तो नहीं है, लड़की है, और लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। देखो यशोदा, लड़का हो या लड़की, ये आयु खेलने कूदने की है, खेलने दो उसे। बिल्कुल नहीं, वो 14 वर्ष की है, उसकी आयु खेलने कूदने की नहीं है, विवाह योग्य है। यशोदा मेरी मानिए, कोई अच्छा सा वर देखकर उसका विवाह करवा दो। हाँ यशोदा, उपयुक्त तो यही होगा, कहीं न कहीं तो अच्छा वर मिल ही जाएगा। वैसे छत्रे वकील ने एक रिश्ता लाया है, हम कल ही उनसे बात करेंगे। भास्कर जी, मेरी दृष्टि में कमल बिटिया के लिए एक योग्य वर है। कहाँ रहते हैं वो लोग? वर्धा में। उस शहर के केड़कर घराने का लड़का है। अच्छा, पुरुषोत्तम नाम है उसका। बड़े मालगुजार लोग हैं, धन संपदा की कोई कमी नहीं। परंतु 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 क्या छत्रे जी? जी, लड़का विदुर है और 2 नन्ही कन्याओं का पिता है। छत्रे जी, लड़का विधुर और ऊपर से 2 कन्याओं का पिता। हमारी कमल जैसी कोमल नन्ही बिटिया का तो ये पहला विवाह है। लड़की हमारे लिए बोझ नहीं जो ऐसे लड़के से हम उसका विवाह करा दे। भास्कर जी, आपने मेरी बात पूरी होने कहा दी। ये जो लड़का है बड़ा सुंदर है, स्वस्थ है, गुणी है और दानी भी है। उसके मित्र उसे सरदार कहते हैं, सरदार। उस सरदार की सरदारनी बनकर आपकी बिटिया पूरे वर्धा शहर की रानी बन जाएगी। सो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा घराना है तो दहेज भी तो बहुत सारा लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। दहेज के कटु आलोचक है वो लोग। एक पैसा भी नहीं चाहिए उन्हें दहेज में। अगर ऐसी बात है तो हमें स्वीकार है उनका समधी होना। ये हुई ना बात। कमल की माँ, छत्रे जी का मुंह नहीं मीठा कराओगी?
आओ लक्ष्मी। आओ अंदर चलें। क्या कर रही हो लक्ष्मीबाई? इमलियाँ तोड़ रही हो? हाँ भाई, आज खट्टा खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए इमलियाँ तोड़ रही थी। लेकिन देखिए ना, एक भी अच्छी इमली नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारी इमलियाँ ला दूंगी। सच? पेट भर के खा लेना। हाँ। पर लक्ष्मीबाई, इसके बदले हमें लड़का ही चाहिए, केळकर घराने का कुलदी। भाई, हमारे वर्धा में महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, उनका यहाँ भाषण होने वाला है। भाई, मैं भाषण सुनने जाऊं? कैसी बातें करती हो लक्ष्मी? तुम कैसे जा सकती हो? क्यों? अपनी परिवार की बहुएं इस तरह से खुलेआम भाषण सुनने नहीं जाती। परंतु इसमें समस्या क्या है? महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता का संग्राम छेड़ा है, मैं उनके विचार सुनना चाहती हूँ। मैं तो जाऊंगी। ठीक है, जाओ, पर भाऊ साहब की अनुमति लेकर जाना। हाँ, वो तो लेकर ही जाऊंगी। मुझे महात्मा गांधी जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा है। राष्ट्र निर्माण और समाज परिवर्तन में महिलाओं का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महिलाओं को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, अर्थात महिलाओं को स्वावलंबी बनना आवश्यक है। घर गृहस्थी के साथ गृहिणी को सभी राजकीय और सामाजिक स्थिति का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तभी ये सब महिला, ये सब गृहिणी अपने सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य में कदम आगे बढ़ाएगी। जब गृहिणी सुशिक्षित होगी तभी सभी घर संस्कारित होंगे, और संस्कारित और सुशिक्षित मनुष्य ही एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण कर सकता है। राष्ट्र कार्य के लिए हमने जो तिलक फंड का प्रयोजन किया है, इसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपको ये विनती करता हूँ, आप सभी आपकी तरफ से जितनी हो सके उतनी आर्थिक सहायता इस फंड के लिए करें। धन्यवाद। बापूजी, हम महिलाओं को अपने जीवन में किसके आदर्श पर चलना चाहिए? विश्व के सभी नारियों को सीता के आदर्श पर चलना चाहिए। आप हमें सीता के आदर्श पर चलने को कहते हो, क्या पुरुष वर्ग को आप श्री राम के आदर्श पर चलने को कहोगे? उसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या पुरुष वर्ग को किसी आदर्श पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं? मेरी ये आस्था है, सीता का जन्म होते ही राम का निर्माण स्वाभाविक है। इसके लिए अलग से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आओ लक्ष्मी, बैठो। आज तुम ही पत्ते बांटो। नहीं, आज से हम लोग ताश नहीं खेलेंगे। लगता है ताश खेलते खेलते इनका मन भर गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में एक भावना जागृत हुई है। इस प्रकार से ताश खेलकर हम महिलाएं देश और समाज के लिए क्या कर रहे हैं? सो तो है। इसीलिए हम लोग सामूहिक रूप से केसरी समाचार पत्र का पठन करेंगे। इससे हमें देश के बारे में जानकारी मिलेगी, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। मुझे याद है, मेरी माँ ने इसी प्रकार से केसरी का सामूहिक पठन करने के लिए एक भगिनी समाज की स्थापना की थी। तुम्हारे विचार तो अच्छे हैं, लेकिन क्या बाकी सब भगिनी इससे सहमत है? मुझे लगता है हम सब इससे सहमत हो सकती है। हाँ हाँ, हम भी सहमत हैं। तो ठीक है, कल से हम लोग ताश खेलने से पहले केसरी का पठन करेंगे। बहनों, जगह जगह के समाचारों से ये पता चलता है कि देश ज्वालामुखी बन रहा है। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के रक्त पिपासु हो रहे हैं। विदर्भ के नागपुर, कामठी, आरवी, आकोट जैसे शहर दंगे से दहक रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस दंगे की आड़ में महिलाओं का हरण कर उनका शील हरण किया जा रहा है। ये तो गंभीर परिस्थिति है। पता नहीं हर स्थान पर नारियों को क्यों शिकार बनाया जाता है? इसलिए कि नारी कमजोर है, ये पुरुषों की भावना है। बंगाल में हुए कुसुमवाला कांड ने पूरे देश को हिला डाला। कुसुमवाला को उसके पति के सामने ही कुछ गुंडे उठा कर ले गए। पति साथ में होते हुए भी वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। इस बेआबरू को कुसुमवाला सह नहीं पाई और उसने आत्मदहन कर लिया। ऐसे अत्याचार देखकर मेरा मन बार बार आक्रंदन करते हुए कहता है कि इसका प्रतिकार करना चाहिए। परंतु इसका प्रतिकार हम कैसे कर सकती है? नारी शक्ति के संग्रहण से हमें संगठित होना होगा, केवल तन से नहीं, मन से, बल से। परंतु ये संभव कैसे होगा? संभव होगा, कदम उठाने पर कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाता है। हमें भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हे भगवान, मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना, दिशा देना। वैनी, आप मंदिर जा रही हो? हाँ, मैं भी साथ में चलूं? चलो। ये लड़के कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये संघ के स्वयं सेवक है, शाखा में जा रहे हैं। संघ, स्वयं सेवक, शाखा? हाँ वैनी, नागपुर के डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा वर्धा में भी चलाई है। डॉक्टर हेडगेवार? हाँ, पढ़ा था केसरी में। वो हिंदू समाज को संगठित कर रहे हैं। अनेक युवक उनके संगठन में शामिल हो रहे हैं। हाँ वैनी,
चले? हाँ चलिए। हिंगण घाट से खत आया है। सत्याग्रह में सहभागी होने के कारण रमाबाई केळकर को कारावास का दंड दिया गया है। क्या आवश्यकता थी महिला होकर सत्याग्रह में भाग लेने की? क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी दृष्टि से तो ठीक ही हुआ है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का सहभाग मिल रहा है। मैं नहीं मानता। मेरी दृष्टि से ऐसे आंदोलन में महिलाओं को सहभागी नहीं होना चाहिए। मेरा तो दिल जल रहा है, मन करता है इसी वक्त आंदोलन में कूद पड़ो। कैसे भाग लोगी बाई? अपनी स्थिति तो देखो, तुम पेट से हो। बाई, आप रहने भी दीजिए, इसे स्नान मैं करा लूंगी। नहीं भाई, इसे तो मैं ही नहलाऊंगी। कुछ दिन तुम अपना रसोई का काम संभालो। भाऊ साहब को स्वादिष्ट भोजन पसंद है, उसे तुम पूरा कर लो। भोजन तो मैं बनाऊंगी, परंतु भाई आपको तो मालूम है आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए स्वादिष्ट व्यंजनों में वो रुचि नहीं लेते। हाँ, मेरा भी यही निरीक्षण रहा है। मेरी मानो तो कुछ दिन अपनी समाज सेवा थोड़ी कम कर दो। सभी बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसका ध्यान रखो। वैसे घर गृहस्थी संभालना भी हर नारी का काम होता है भाई। अवश्य है भाई, मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। मैं तो आपके भरोसे इन बच्चों को छोड़कर समाज कार्य करने जाती हूँ। मेरा काम तो इन बच्चों को छोड़ अपने लक्ष्य की ओर जाना है। भाई, ये कार्य और समाज दोनों को संभालने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। पगली, कैसी बातें करती हो? अरे मेरा सहयोग तो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा। सांस लीजिए। अब जरा इधर से। पड़ताल और लक्षण के अनुसार भाऊ साहब को क्षय रोग है। मैं कुछ औषधियां लिख दे रहा हूं। यदि उसके सेवन से स्थिति में सुधार होता है तो उत्तम, अन्यथा किसी और पर्याय पर विचार करना होगा। हे भगवान, हमारे इस केळकर परिवार के सभी लोगों को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है। जेठ जी सदाशिवराव 24 वर्ष की अल्पायु में ही प्लेग से चल बसे। मंजले देवर लक्ष्मण राव को पीलिया ने ग्रस लिया। जेठानी सावित्रीबाई भी चल बसी।
और अब मेरे प्राणनाथ को क्षय ने जकड़ रखा है। हे परमेश्वर, ऐसा सब क्यों हो रहा है? इस अकाल मृत्यु का कारण क्या है? कहीं इस परिवार के किसी सदस्य ने औदुंबर का वृक्ष तो नहीं काटा? यदि यही कारण है तो हमें पश्चाताप करना होगा, पश्चाताप करना होगा। चुनुली, चुनुली, चुनु वाला, चुनुली, चुनुली, चुनु वाला। बाई, मैं प्रायश्चित करूंगी। प्रायश्चित? परंतु किस लिए? भाई, हमारे परिवार में किसी सदस्य ने औदुंबर का पेड़ काटा है, इसी कारण हमें अभिशाप भोगना पड़ रहा है। अल्पायु मृत्यु प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए मैंने संकल्प किया है कि मैं औदुंबर वृक्ष की 1 करोड़ प्रदक्षिणा पूर्ण करूंगी। इस तरह का संकल्प करना पागलपन है लक्ष्मी। तुम स्वयं अस्वस्थ हो, इतना कठिन तप तुम कैसे सह पाओगी? नहीं भाई, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे मेरी काया नष्ट हो जाए, लेकिन ये संकल्प मैं अवश्य पूरा करूंगी। तुम्हारे इस विचित्र संकल्प ने तुम्हें संकट में डाला है बाई। किसी अज्ञात व्यक्ति की भूल का प्रायश्चित तुम क्यों करना चाहती हो? अकारण ही तुम्हारे पैरों में छाले पड़ रहे हैं। इस तरह का संकल्प करना तो मैं उचित नहीं समझती। बाई, भगवान मेरी आराधना सुने या ना सुने, मुझे तो इस तपाचरण से बहुत मानसिक शक्ति मिल रही है। अब तो मैं सब कुछ सहने के लिए समर्थ हूं। देवर जी, ये दवाई लीजिए। रहने दीजिए भाभी जी, लगता है मेरा बचना अब कठिन है। ऐसी बातें न कीजिए देवर जी, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। भाभी, क्यों झूठी आस लगाए बैठी हो? मेरे पास अब समय नहीं है। किसी भी क्षण में भगवान के घर जा सकता हूँ। बस एक विनती है आपसे भाभी, मेरे पश्चात लक्ष्मी और बच्चों को
वही प्रेम देना जो पहले से देती आई हो। शांत रहिए देवर जी, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। रही लक्ष्मी और बच्चों की बात, मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मरते दम तक मेरा उनसे लगाव और प्रेम भाव पूर्ववत रहेगा। आप धन्य भाभी, आप धन्य हैं। अब मेरे मन को शांति मिली है। देवर जी बाई, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ हमारे घर को ये जो अभिशाप लगा है वो कैसे दूर होगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। 27 वर्ष की छोटी उम्र में तुम विधवा हो गई हो। 2 बेटियां और 6 बेटों की तुम पर जिम्मेदारी है। भाई, जब आप विधवा हुई थी तो मुझसे भी छोटी थी। आपने हार नहीं मानी तो फिर मैं क्यों मानूं? मैं सब जिम्मेदारियां संभालूंगी। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है। और रही मेरे साथ की बात, वह सदैव तुम्हारे साथ ही रहेगी। वैसे बाई, आज से हमारे तुम्हारे देवरानी जेठानी के संबंध समाप्त। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। शिव 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 शिव। लक्ष्मीबाई, ये क्या देख रही हूँ मैं? एक अछूत महिला आपके कुएं से पानी भर रही है। तो क्या हुआ? परंतु ये तो अछूत है। हम ब्राह्मण कुल के लोग हैं। इनके हाथ से पानी पीना तो दूर, छूने भी नहीं देते। मैं तो इसके हाथ का पानी भी पीती हूँ और ये मेरे सारे घर का काम भी करती है। शिव 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 शिव, ये तो धर्म के विरुद्ध है। मेरे विचार में आपकी सोच में ही अधर्म है। बिल्कुल नहीं लक्ष्मीबाई, मैं तो आपके भगिनी मंडल में सहभागी होने के लिए आई थी। लेकिन अब ये विचार मैंने छोड़ दिया। आप जैसे छुआछूत मानने वाली महिलाओं को मेरे मंडल में जगह नहीं है। हाँ, शिव 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 शिव। शांता, सुना है आप लोगों ने दत्तू वैशंपायन को अपने घर में रहने के लिए बुलाया है। हाँ, लेकिन वैसे ही तुम्हारा कुनबा इतना बड़ा है, ऊपर से घर की आर्थिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही, तो फिर एक व्यक्ति का बोझ लक्ष्मीबाई ने किस लिए बढ़ाया है? वैनी ने बहुत सोच समझकर ही ये निर्णय लिया है। हमारी खेतीबाड़ी 3 अलग अलग जगहों पर है और मनोहर और पद्माकर अभी छोटे हैं। खेतीबाड़ी संभालने के लिए किसी समझदार व्यक्ति की आवश्यकता है, इसीलिए वैनी ने दत्तू को बुलाया है। वो घर का आदमी है और वो उसे अपना बेटा भी मानती हैं। तब तो लक्ष्मीबाई प्रशंसा के पात्र है।
व्यक्ति की सही परख उन्हें ही है। हाँ, चलो चलते हैं। हाँ चलो। लाइए बाई जी, मैं कर देती हूँ। रहने भी दो। अरे हाँ लक्ष्मीबाई, जोशी के घर से हमें उपनयन समारोह का निमंत्रण आया है। धार्मिक विधि, ग्रह शांति और हवन भी है। अच्छा, बच्चे पाठशाला चले जाएंगे, मैं समारोह में चली जाऊंगी। पागल तो नहीं हो गई हो? हम जैसी स्त्रियों को इस तरह के समारोह में जाना अपशकुन माना जाता है। हम जैसी मतलब? विधवाओं को? लेकिन हम विधवा हुई, उसमें हमारा क्या दोष है? और अगर हमारा दोष नहीं तो अपशकुन भी नहीं हो सकता। बाई, ये अंधश्रद्धा है, मैं इसे तोड़ूंगी। मैं जरूर जाऊंगी समारोह में। यानी तुम विद्रोह करोगी? हाँ, इंसान इंसानों में भेद करने वाली, निरपराधियों को लांछित करने वाली इस प्रथा को मैं तोड़ूंगी बाई। मैं जरूर जाऊंगी समारोह में, मैं विद्रोह करूंगी। वेणुताई, हमारे कन्या विद्यालय का कामकाज कैसे चल रहा है? कामकाज तो उत्तम चल रहा है, लड़कियां भी ठीक तरह से पढ़ रही हैं। बहुत अच्छा। लेकिन लक्ष्मीबाई, हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाई? कैसी कठिनाई? लक्ष्मीबाई, वाहियात लड़कों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, इतनी कि हमें पुलिस को बुलवाकर लड़कियों का रक्षण करना पड़ा। लेकिन वो करते क्या हैं? हमारे विद्यालय में आने वाली लड़कियां जब शारीरिक व्यायाम के लिए खुले मैदान में जाती हैं तो लड़के उन्हें छेड़ते हैं, सीटियां मारते हैं, गंदी गंदी हरकतें भी करते हैं, इतनी कि हमें पुलिस को बुलवाना पड़ा और मैदान के चारों तरफ टीन के पतरे लगवाकर मैदान को बंद करना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैदान को टीन के पतरे लगाकर बंद करना ये कोई समस्या का हल नहीं है। इससे समाज विघातक तत्वों से पिंड नहीं छूट सकता। लेकिन और हम क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय है, लड़कियों में आत्मरक्षण की क्षमता निर्माण करनी होगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। कोई न कोई स्थायी उपाय तो खोजना ही होगा। मेरी ये आस्था है, सीता का जन्म होते ही राम का निर्माण स्वाभाविक है। इसके लिए अलग से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। सीता का निर्माण होना चाहिए। इस 20वीं सदी में अपहृत महिलाओं का मनोबल बढ़ाने वाली सीता, शीलवती जानकी, वो वैदेही जिसने स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत मानसिक कष्ट उठाए, वो कर्तव्यपरायण सीता जिसने हिम्मत से अपने बच्चों का संगोपन किया, आज की नारी में राम निर्माण करने की क्षमता है। बस सीता का होना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। क्या सोच रही हो? महिलाओं पर होने वाले अन्याय के बारे में? क्यों होते हैं ये अन्याय? महिलाओं की असहायता और दुर्बलता के कारण। अगर ये अन्याय समाप्त करने हो
तो महिलाओं की असहायता और दुर्बलता को भी समाप्त करना होगा। हमारी लड़कियों को और महिलाओं को प्रशिक्षण देना होगा। समाज में जागृति की मशाल जलाओ। सोचने से और रात भर ग्रंथ पढ़ने से ये नहीं होगा। कुछ ठोस कृति करो। नारी को सीता बनाओ। राम का निर्माण करो। अबला को सबला बनाओ। नारी को सीता बनाओ। राम का निर्माण करो। अबला को सबला बनाओ। सबला बनाओ। मनोहर, सुना है कि संघ के प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार हमारे शहर में आए हैं। आपने ठीक सुना है, हमारे संघ की शाखा में उनका बौद्धिक वर्ग रखा गया है। हाँ, और उसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया है ना? हाँ वहीनी, आपने ठीक सुना है। लेकिन ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। अच्छा, कब है तुम्हारा बौद्धिक वर्ग? लेकिन आप नहीं आ सकती उस वर्ग में। क्यों? क्योंकि महिलाओं को हमारे संघ में आने की मनाही है। देखो मनोहर, हमारे घर में तुम्हारे पिता नहीं हैं, तो मैं माँ ही तुम्हारी अभिभावक हूँ, तो मेरा वहाँ आना उचित होगा। और वैसे भी मैं डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे शाखा प्रमुख अप्पा जोशी इस बात की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन अगर आप चाहती है तो आप स्वयं उनसे मिलकर बात कीजिए। वही आपकी डॉक्टर हेडगेवार जी से भेंट करा सकते हैं। ठीक है, मैं मिल लूंगी उनसे। नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, आज पूरी हुई। मेरे बेटे संघ की शाखा में जाते हैं। मैं उनके विचार सुनते आई हूँ, उनके खेल भी देखती आई हूँ। मेरी तो ऐसी धारणा हो गई है कि संघ में मिलने वाले संस्कार राष्ट्र प्रेम के लिए पोषक और आत्म संरक्षण के लिए उपयोगी हैं। आप ठीक कह रही है। ये संस्कार महिलाओं को भी मिलने चाहिए। इन संस्कारों की महिलाओं को भी आवश्यकता है। आपकी ये बात 16 आने सच है। तो क्या आप संघ में हम महिलाओं को प्रवेश देंगे? अभी तो हमने केवल युवकों के बारे में ही सोचा है, महिलाओं के प्रवेश के बारे में अभी विचार नहीं किया है। अगर अपने बेटों से आप जो शारीरिक शिक्षण सिखाते हैं वो मैं सीख लूं, तो क्या आपको कोई आपत्ति होगी? परंतु इससे क्या होगा? पहले मैं सीख लूंगी, बाद में अन्य महिलाओं को सिखाऊंगी। मैंने अभी आपको बताया, इस विषय पर मैंने विचार ही नहीं किया है, तो मैं आपको कैसे बताऊं? तो आपके विचार में हम महिलाओं को क्या करना चाहिए? मैं मानता हूं कि महिलाओं के बारे में सोचना आवश्यक है, किंतु हमारा पक्का विचार है कि संघ का कार्य पुरुषों तक ही सीमित रखा जाए। अर्थात हम महिलाओं को अपने बारे में कुछ अलग सोचना हो। यही उपयुक्त होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद ने युवकों की एक सभा में कहा था, निष्ठापूर्वक अपना जीवन समर्पित करने वाले
10 युवक भी मुझे मिल जाएं, तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम वाली उक्ति सच कर दिखाना कोई कठिन काम नहीं है। तब भगिनी मार्गारेट पास ही बैठी थी। उन्होंने पूछा, उन 10 युवकों में मैं भी एक रहूंगी ना? स्वामी जी बोले, गरुड़ पक्षी कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे भी उड़ने के लिए 2 सशक्त पंखों की आवश्यकता होती ही है। ना तो एक पंख के सहारे वो उड़ सकता है और ना ही उसका कोई एक पंख कमजोर रह सकता है। अतः इस भारत रूपी गरुड़ का उड़ान करना हो तो स्त्री तथा पुरुष दोनों पंखों का बलवान होना आवश्यक है। ये विचार प्रेरणादायी है। भारत रूपी गरुड़ पक्षी के दोनों पंख बलवान होने चाहिए। पुरुष तो बलवान हो रहे हैं, महिलाओं को पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें भी पुरुषों की तरह सशक्त और बलवान बनना चाहिए। क्यों न ये प्रयास स्वयं मैं ही करूं? हमें क्षमा कीजिए, हम आपको दोबारा कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके संगठन और हम महिलाओं के संगठन के विचार से मुझे ऐसे लगता है कि आप हमारे बड़े भाई समान हैं और छोटी बहन होने के नाते मैं आपका कुछ अमूल्य समय लेना चाहती हूँ। मुझे कष्ट देने की या मेरे समय लेने की भावना अपने मन से निकाल दो। अब बताओ बहन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस बात को तो हम समझ गए हैं कि संघ में महिला प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन क्या आप इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि देश और समाज के हित के लिए महिलाओं का संगठित होना भी आवश्यक है? पुरुषों को रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, और ये प्रेरणा घर की महिलाओं से ही मिलती है। इसलिए मेरे विचार से ये आवश्यक है कि घर की महिलाएं भी आपके विचारों की हों। आपके विचार तो बिल्कुल सही है, मैं सहमत भी हूं, पर इस संदर्भ में अभी तक मैंने कोई विचार नहीं किया है, इसलिए मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकूंगा। मैं आपको आग्रह तो नहीं कर सकती। हम अपनी जिम्मेदारी पर ही कुछ महिलाओं को एकत्रित करेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। शुरू में शारीरिक शिक्षण देने के लिए आपके कुछ स्वयं सेवकों को कृपया भेज दीजिए। बहन, मुझे इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, समय तय करके नागपुर आइए, तब कुछ विचार करके मैं आपके साथ बात कर सकूं। ठीक है, मैं जरूर नागपुर आऊंगी। नमस्ते। महिलाओं का संगठन बनाने का तुम्हारा विचार है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन बेटी कमल, इसके लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे। मैं तैयार हूं अन्ना। और महत्व की बात यह है कि इस तरह किसी कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसे बीच में छोड़ना उचित नहीं होगा। लोग हंसेंगे तुम पर, इसलिए पूरी तरह सोच लो। और बेटी, तुम्हारे 8 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं, तुम्हें घर गृहस्थी संभाल के ये कार्य करना होगा। मैं समझती हूँ आई, लेकिन दिक्कतें तो सबको आती हैं, उनका सामना तो करना ही पड़ता है। किसी न किसी को तो दायित्व संभालना ही होगा।
आज महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय है। कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। किसी न किसी को तो नेतृत्व करना ही होगा। और मैं सोचती हूँ क्यों न इस काम में मैं ही आगे बढ़ूं। इस काम को निश्चित रूप देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं कल ही डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलूंगी। बहुत सोच विचार के बाद हमने निश्चित किया है कि आपका यह संगठन पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा। जैसा कि आप चाहती है, प्रारंभ के दिनों में शारीरिक शिक्षण देने के लिए हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु इस मामले में आप लोग जल्द से जल्द स्वयं सिद्ध बने। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरी आपसे और एक विनती है, हमारे इस संगठन का नाम क्या हो, इसके बारे में आप कुछ सुझाव दें। अगर यही बात है तो संघ और समिति के आद्याक्षर एक जैसे हो। मेरा यह सुझाव है कि आपका यह संगठन एक महिला संगठन होगा। उसके कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए उसमें संघ की नकल ना हो। याद रहे कि आपको कोई सेना नहीं खड़ी करनी है, किंतु जुझारू, साहसिक और सुदृढ़ मन तैयार करने हैं। आप स्वयं को तो सिर ऊंचा रखकर खड़े होना ही है, किंतु साथ ही सारे समाज को उसी तरह स्वाभिमानी और निर्भय बनाना है। मेरे इस बात को कभी भुलाइएगा नहीं। मैं समझ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि हम संस्कारों पर ज्यादा ध्यान दें। संघ और समिति का उद्देश्य एक ही है, राष्ट्र कार्य। लेकिन समिति संघ की महिला शाखा नहीं होगी, परस्पर सहयोगी और पूरक होगी। अपने लक्ष्य की ओर जाने वाली ये दो समानांतर पटरियां हैं। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आपके लगन की दाद देता हूं। आप निश्चित रूप से यशस्वी होंगी। लक्ष्मीबाई, बुरा मत मानिए, लेकिन मेरी राय में हम 100 पुरुष इकट्ठा रह सकते हैं, किंतु 10 महिलाओं को इकट्ठा होना बड़ा कठिन काम है। डॉक्टर हेडगेवार जी की सूचना के अनुसार हमारी संगठना और संघ, इनके अध्यक्षर एक होंगे। हमारी संगठना का नाम होगा राष्ट्र सेविका समिति, यानी RSS। RSS? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मीबाई, इसकी स्थापना कब होगी? होगी, बहुत ही जल्द होगी कालिंदी बाई। विजयादशमी के शुभ अवसर पर हम राष्ट्र सेविका समिति का निर्माण करेंगे। इस शुभ अवसर पर हमारी महिलाएं अपनी मर्यादा का सीमोल्लंघन करेंगी, आत्मरक्षा के लिए और अपने आप को देश की सक्षम नारी बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लक्ष्मी, लो दूध पी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाई। मैं जानती थी, कई दिनों से तो तुम्हें अपने भोजन की भी सूध नहीं रही।
समिति स्थापना के लिए तुम खून पसीना एक कर रही हो। बाई, इतनी दौड़ धूप करोगी तो शरीर में शक्ति भी तो होनी चाहिए ना। लो, दूध पी लो। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आपके ममता भरी शब्दों ने मेरा पेट भर दिया। ये तो तुम्हारा विनय है लक्ष्मी। वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी मेरे मन में गृहस्थी जाग जाती है। बच्चों का ख्याल मन में आने लगता है। बच्चों का ख्याल तो तुम बिल्कुल भी मत करना, मैं हूं। कहते हैं हर एक यशस्वी पुरुष के पीछे एक स्त्री का योगदान होता है। मेरे पीछे तो आपका योगदान है बाई, मेरी अच्छी जेठानी। आपका सहयोगी मेरा बल है, आप ही मेरी प्रेरणा हो बाई। चलो, मैं चलती हूँ। माननीय लक्ष्मीबाई केलकर, माननीय डॉक्टर काळे और उपस्थित सभी बहनों, इस देश की नारी को आत्मरक्षा में सक्षम बनाने के हेतु से ही इस संगठन की स्थापना की गई है। महिलाओं का यह संगठन हिंदू महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए मानसिक और शारीरिक ताकत देगा। इसलिए मेरी आप सभी उपस्थित महिलाओं से यह प्रार्थना है कि आप स्वयं और आपकी बेटियां, बहुएं बड़ी मात्रा में इस राष्ट्र सेविका समिति में शामिल होकर हमारी ताकत बढ़ाएं। अब मैं डॉक्टर काळे से यह विनती करूंगी कि आप दीप प्रज्वलित करके इस कार्य का शुभारंभ करें। डॉक्टर काळे। माननीय लक्ष्मीबाई केलकर, वेणुताई कलमकर और उपस्थित महिलाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आधार पर महिला संगठन समिति की आज स्थापना हुई, यह बहुत अच्छी बात है। यह समाज की आवश्यकता है। समिति की स्थापना होने पर हिंदू महिलाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी होगी। इस समिति के छत के नीचे सभी महिलाओं को एकत्रित करना, महिलाओं का संगठन, यही एक अनोखी बात है। मैं लक्ष्मीबाई केलकर तथा समिति को मेरे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कार्य सिद्धि हेतु शुभाशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। हिंदू पणीच मजमार कराल काला, हिंदू पणीच मजमार कराल काला, हिंदू पणीच करी उन्नत भारताला, हिंदू पणीच करी उन्नत भारताला, झाले शिरावरी जरी घनघोर घाले, झाले शिरावरी जरी घनघोर घाले, दारिद्र्य दुःख अपमान ही प्राप्त झाले, दारिद्र्य दुःख अपमान ही प्राप्त झाले। क्रमिका सिद्ध 1 2 3, शिरोमार सिद्ध वाकशहा 1 2 3, शिरोमार कुरु 1 2 3 4 5 6, खड्ग सिद्ध 1 2, भेद 1 2 1 2 1 2, क्रमिका सिद्ध 1 2 3 1 2 3। कल मैंने आपको क्रमिका 1 सिखाई थी, आज हम फिर से वही करेंगे। क्रमिका 1 सिद्ध, क्रमिका 1 कुरु 1 2 3, क्रमिका 2 कुरु 1 2 3 1 2 1 2, स्वस्थ हो।
दादी क्या देख रहे हो? यही कि लाठियां लेकर लड़कियां जा रही है। कहाँ जा रही है? हाँ? किसी से मारपीट करने का इरादा है क्या? इरादा तो नहीं होगा, फिर लेकिन कोई इनसे छेड़छाड़ करेगा हाँ? या इन्हें हाथ लगाएगा तो वो नहीं छोड़ेगी। राष्ट्र सेविका समिति की सदस्य है। अच्छा। हमारी शाखा का कामकाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं पूर्ण समाधानी हूँ। शाखा की शुरुआत से पहले हम स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी की एक कविता कहते हैं, लेकिन मुझे अब उसमें वो बात नजर नहीं आती। हिंदूपणीच मज मार कराल काला, हिंदूपणीच करी उन्नत भारताला। ठीक तो है, मुझे तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। कालिंदी बाई, मैं मानती हूँ कि ये कविता आशयपूर्ण है, इसमें एक प्रतिज्ञा भी है, लेकिन हमारी सेविकाओं की ध्येय पूर्ति के लिए जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो इसमें नहीं है। शायद लक्ष्मीबाई ठीक कह रही है। ये कविता राष्ट्रभक्ति से तो भरपूर है, लेकिन नारी समाज को सुसंस्कृत कर सके ऐसा आशय इस कविता में नहीं है। फिर इसका पर्याय क्या है? पर्याय है, हमारे शहर में कृष्णाजी चौहान नाम के एक बहुत अच्छे कवि हैं। मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की थी, तो उन्होंने हमारे लिए 3 अंतरों की एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिख के दी है। ये देखिए। हे मातृभूमि प्रिय पावन पुण्य भूमि, हे मातृभूमि प्रिय पावन पुण्य भूमि, हे आर्य भूमि तुझ वंदन धर्म भूमि, हे आर्य भूमि तुझ वंदन धर्म भूमि, सर्वस्व अर्पण असो तुझियाच कामी, सर्वस्व अर्पण असो तुझियाच कामी, वावे कृतार्थ करुणी तुझ धन्य आम्ही, भावे कृतार्थ करुणी तुझ धन्य आम्ही। सीता सती पद्मिनी वीर लक्ष्मी, सीता सती पद्मिनी वीर लक्ष्मी, तसे प्राप्त होवो आम्हा जीवन, तसे प्राप्त होवो आम्हा जीवन। ताई जी, विनायक राव कह रहे थे कि आपने महिलाओं का एक संगठन बनाया है और कुछ कार्यक्रम रखे। जी हाँ, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हमने महिला संगठन स्थापित किया है। हम महिलाएं सप्ताह में 3-4 बार मिलती हैं और देश की राजनीतिक स्थिति, हिंदुओं का दमन और महिलाओं के इसके प्रति उदासीनता, इन विषयों पर चर्चा करती हैं। और हमारे इस संगठन में 13-14 साल की किशोरियां भी आने लगी हैं, लेकिन उन्हें ये चर्चाएं जटिल और नीरस लगती हैं। इसलिए हम लोग उन्हें खुले मैदान में शारीरिक शिक्षण देते हैं। ये तो बहुत रचनात्मक कार्य आप कर रही है, लेकिन आपकी इस संगठन की मर्यादा सिर्फ पुणे शहर की एक ही शाखा तक सीमित है। विदर्भ और कई शहरों में लक्ष्मीबाई केळकर ने राष्ट्र सेविका समिति का निर्माण किया है और उनका कार्य जोर से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग लक्ष्मीबाई केळकर से एक दफे मिलें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, लक्ष्मीबाई जी से मिलने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। मौसी जी, यह पत्र बिलासपुर से आया है। लिखते हैं, मौसी जी, हमने अपने गांव में समिति शुरू की है। हम वर्ग लेने जा रही है, कृपया किसी शिक्षिका को भेजिए। मौसी जी, ये दूसरा पत्र है। लिखते हैं, मौसी जी, आप हमारी शाखा देखने पधारिए। आपके विचार सुनने के लिए और आपको देखने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। कब आ रही है, कृपया लिखिए। लाओ, वो खत मुझे दे दो, मुझे उनके जवाब लिखने हैं। मौसी जी, ये मेरी बेटी है, इसका विवाह है। आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। हाँ,
मैं जरूर आऊंगी। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी कावेरी। आप दहेज तो नहीं दे रही? नहीं नहीं, हम नहीं देंगे और ना ही उन्होंने मांगा है। मौसी जी, आपके दहेज विरोधी विचार हमने सिर्फ सुने ही नहीं, अपनाए भी हैं। बहुत अच्छा, तो मुझे आना ही होगा। तुम हमारी सेविका हो और सेविका बेटी जैसी होती है। मैं जरूर आऊंगी। एक बात पूछूं बेटी, तुम विवाह के बाद कहाँ रहोगी? जी मैं उज्जैन रहूंगी। अच्छा, तो विवाह के बाद समिति को भूलना नहीं। उज्जैन में हमारी शाखा है, वहां जाकर काम करना। हाँ मौसी जी, पहले मैं समिति की सेविका हूँ और जिंदगी भर समिति के लिए ही काम करना चाहूंगी। बहुत अच्छा। क्या मौसी जी, ये अपनी प्रचारिका है? नहीं बेटी, हमारी युवतियां ससुराल जाती हैं तो वहां की प्रचारिका हो जाती है। न हम ससुराल जाएंगे न हम विवाह करेंगे। हम सब चाहते हैं कि जिस तरह संग बंधु विवाह परिवार के बंधन में नहीं पड़ते, उसी तरह हम युवतियां भी अविवाहित रहकर आजीवन समिति का कार्य करना चाहती हैं। हाँ हाँ मौसी जी, हम सब भी यही चाहते हैं। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आपकी विचारधारा पर मुझे गर्व है, लेकिन अभी आप में सिर्फ जोश है। हाँ मौसी जी, इस जोश के साथ ही हम समिति को बुलंद बनाना चाहते हैं। मैं आपके इरादों का आदर करती हूँ, लेकिन जल्दबाजी में आकर काम करना ठीक नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की मानसिकता का भी विचार करना होगा। आप समिति में अविवाहित रहकर काम करना चाहती हैं, ये देखकर क्या दूसरे माता पिता अपने लड़कियों को अविवाहित रहने के लिए समिति में भेजेंगे? तो फिर हम क्या करें? हमारी भावनाएं तो बहुत दृढ़ है। इसके लिए कोई विकल्प है? हाँ है, दो विकल्प है। पहला ये कि कम से कम 1 से 5 साल तक आप जैसे युवा सेविकाएं समिति के कार्य के लिए पूर्ण समय दे सकती हैं, और दूसरा, कुछ विशिष्ट परिस्थिति में अगर सेविका प्रचारिका बनना चाहे तो वो भी अपना पूर्ण समय समिति को दे सकती है।